हेलो एवरीवन। ये सेकंड पार्ट है प्रेसिडेंट का। यहाँ तक हमने देख लिया था कंडीशन ऑफ ऑफिस। ये एक बार फिर से देखते हैं। सैलरीज एंड अलाउंस कौन डिटरमाइन करता है? प्रेसिडेंट की पार्लियामेंट डिसाइड करता है। उनकी सैलरीज अलाउंस ये किससे दी जाती हैं? कौन से फंड से दी जाती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जाती हैं। और इनकी जो सैलरी है कैन नॉट बी डिमिनिश ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। एक बार प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में आ गए उसके बाद उनकी सैलरी कम नहीं कर सकते, बढ़ा सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट उसको कम नहीं कर सकती एक बार वो ऑफिस में आ गए तो। व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया? इट मीन्स कि पार्लियामेंट इस पर डिस्कशन तो कर सकती है बट इस पर वोटिंग नहीं कर सकती है। 2011 का क्वेश्चन देखते हैं। द ऑथराइजेशन फॉर द विड्रॉल ऑफ फंड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मस्ट कम फ्रॉम। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना है तो किसका परमिशन की ज़रूरत है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की। शेड्यूल सेकंड, इसमें किस किस की सैलरीज एमलमेंट के बारे में दिया हुआ है? प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ यूनियन, मतलब कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों के प्रिसाइडिंग ऑफिसर, प्लस स्टेट लेजिस्लेचर विधानसभा और विधान परिषद दोनों के प्रिसाइडिंग ऑफिसर, और जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। सिर्फ इन्हीं की सैलरीज किस में दी हुई हैं? शेड्यूल सेकेंड में। ओनली दीज 5 कैटेगरीज। टर्म ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ ऑफिस। टर्म्स क्या है प्रेसिडेंट के ऑफिस का? इंडिया में 5 ईयर का टेन्योर है। वहीं एलिजिबल कितने बार हो सकते हैं? एनी नंबर फॉर री इलेक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम। कि मतलब इंडिया में 5 साल के लिए टेन्योर है और कितने रिपीट हो सकते हैं। अगर वो फिर से बनना चाहते हैं तो वो कई बार हो सकते हैं, नंबर डिसाइडेड नहीं है। वहीं यूएसए में क्या है कि 4 साल का टेन्योर है और सिर्फ दो बार ही बन सकते हैं प्रेसिडेंट, अगर एक व्यक्ति को बनना है तो। वैकेंसी इन ऑफिस ऑन द एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर, अगर 5 साल का टेन्योर ख़त्म हो जाए तो वैकेंसी आ जाएगी प्रेसिडेंट के ऑफिस में। रिजिग्नेशन दे दिया उन्होंने। रिजिग्नेशन किसको देते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। किसको देते हैं प्रेसिडेंट रिजिग्नेशन? वाइस प्रेसिडेंट। फिर वो जाके कंसल्ट करते हैं स्पीकर ऑफ द लोकसभा से ऑन हर रिमूवल बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 61। इम्पीचमेंट हो गया तो, और अगर उनकी डेथ हो गई तो, और या अदरवाइज इल है तो ही गेट डिस्क्वालीफाइड। तो इन सब कंडीशन में जैसे कि ऑन द एक्सपायरी ऑफ, ये तो एक नेचुरल प्रोसेस हो गई कि टेन्योर खत्म हो गया, लेकिन अगर ये रेस्ट ऑफ द 4 अगर इन 4 की वजह से वैकेंसी हुई है तो इट मीन्स कि अब प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट तो रह नहीं सकता, तो वाइस प्रेसिडेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 65 बोलता है कि वाइस प्रेसिडेंट आके प्रेसाइड करेंगे प्रेसिडेंट के ऑफिस को। बट अगर वाइस प्रेसिडेंट भी एब्सेंट है तो कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट के जज। कौन? सीजीआई करते हैं। बट सीजीआई ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के ऑफिस में आ जाएंगे, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है आर्टिकल 65 में। बट अगर वाइस प्रेसिडेंट भी एब्सेंट है तो सीजीआई करेंगे, ये किस में लिखा है? प्रेसिडेंट डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन एक्ट 1969 में दिया हुआ है। इम्पीचमेंट, आर्टिकल 61 बात करता है इम्पीचमेंट के बारे में। किसके इम्पीचमेंट होता है? कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ इम्पीचमेंट वर्ड यूज़ किया है प्रेसिडेंट के लिए। ग्राउंड क्या है? मतलब वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर सिर्फ एक ही ग्राउंड है, अगर प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया तो ही उनका इम्पीचमेंट होगा, और यही सिर्फ ग्राउंड मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब मैनर कैसे, मतलब प्रोसेस क्या रहेगी इसकी? प्रोसेस कैन स्टार्ट इन ईदर हाउस, या तो लोकसभा में स्टार्ट कर दो या राज्यसभा में स्टार्ट कर दो, लेकिन इसके लिए 1/4 मेंबर गिव नोटिस 14 डे प्रायर नोटिस। मतलब कि सरप्राइज नहीं दे सकते कि आज मन हुआ तो आज प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कर देंगे, नहीं। आपको 14 दिन पहले से प्रेसिडेंट को नोटिस देना पड़ेगा। कितने मेंबर्स देंगे? 1/4 ऑफ द मेंबर। जैसे कि लोकसभा में अभी प्रेजेंट में लोकसभा में 543 मेंबर्स हैं, तो उसमें से 1/4 मेंबर नोटिस देंगे। वैसे ही राज्यसभा में अभी 245 मेंबर्स हैं, तो उसके 1/4 मेंबर नोटिस देंगे। फिर उसके बाद एक जिस हाउस में इनिशिएट हुआ वो हाउस वोटिंग करेगा, फिर उसके बाद अदर हाउस के पास दूसरे हाउस में भेज दिया जाएगा।
फिर उसमें भी सेम वोटिंग होगी, और पहले जिस हाउस में इनिशिएट हुआ है वहाँ पे प्रेसिडेंट को बोलने नहीं दिया जाता है। जब एक हाउस से पास हो जाता है दूसरे हाउस में जाता है तब प्रेसिडेंट को बोलने दिया जाता है। और वोटिंग जो होती है नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। जो वोटिंग होती है ये सबसे हाईएस्ट वोटिंग होती है, कि मतलब प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट करना बहुत ही टफ है। 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस चाहिए मेजॉरिटी। अब 1996 का क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द फोरम ऑफ फॉर हिज इम्पीचमेंट। इलेक्टोरल कॉलेज में तो पार्टिसिपेट करते हैं, जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना हो तब उसमें तो पार्टिसिपेट करते हैं, बट इम्पीचमेंट के दौरान पार्टिसिपेट नहीं करते। कौन है वो? लोकसभा करता है पार्टिसिपेट, राज्यसभा भी करता है, एमएलसी स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल तो करते ही नहीं है, ना तो इलेक्टोरल कॉलेज में ना इम्पीचमेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा? एमएलए। एमएलए इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। पावर एंड फंक्शंस, ये जितनी भी पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर, मर्सी पावर, फाइनेंशियल पावर, ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है, बट लेजिस्लेटिव पावर ये हमने डिवाइड किया है। लेजिस्लेटिव पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है। आर्टिकल 74 ये क्या बोलता है कि ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट काम करते हैं। अब 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में क्या किया था? जो एडवाइस है वो बाइंडिंग कर दी थी कि प्रेसिडेंट मना नहीं कर सकते, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया उसमें रिकन्सिडरेशन वाली बात कर दी थी कि एक बार प्रेसिडेंट उसको रिकन्सिडर के लिए वापस भेज सकते हैं। तो देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट हु शाल, मैंडेटरी है, जब भी शाल दिया रहा है इसका मतलब कि मैंडेटरी है, इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्ट इन अकॉर्डिंग विद सच एडवाइस। जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एडवाइस देते प्रेसिडेंट को, वो प्रेसिडेंट को मैंडेटरी है कि वो उस एडवाइस को फॉलो करेंगे, प्रोवाइडेड दैट द प्रेसिडेंट में रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकन्सिडर सच एडवाइस। ये 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से रिकन्सिडर वाला पॉइंट डाल दिया था, ईदर जनरली और अदरवाइज, एंड प्रेसिडेंट शाल एक्ट in accordance with the advice tendered after such reconsideration। एक बार प्रेसिडेंट रिकन्सिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट ने वापस भेज दी, लेकिन फिर से अगर वो उनके पास आई तो उनको वो बात माननी ही पड़ेगी। द क्वेश्चन वेदर एनी एंड इफ सो what advice was tendered by the minister to the president shall not be inquired into any court। जो भी एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को देंगे वो किसी भी कोर्ट में इंक्वायर नहीं की जाएगी। मतलब कोर्ट ये नहीं बोल सकती कि मुझे भी बताओ क्या एडवाइस दी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द प्रेसिडेंट टू सेंड बैक एनी मैटर फॉर रिकन्सिडरेशन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। के कौन से अमेंडमेंट से प्रेसिडेंट को सेंड बैक करने की पावर मिल गई थी रिकन्सिडरेशन की? 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। प्रेसिडेंट नो इम्यूनिटी टू प्रेसिडेंट। अब इम्यूनिटी की बात करते हैं कि प्रेसिडेंट को कौन कौन सी इम्यूनिटी दी हुई है। प्रेसिडेंट शैल नॉट बी आंसर टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। प्रेसिडेंट किसी भी कोर्ट को जवाबदेही नहीं है, कि मतलब अगर कि उन्होंने ये पावर ये ड्यूटी करी है तो कोई किसी भी कोर्ट के लिए वो आंसरेबल नहीं है। और एक तो ये इम्यूनिटी हो गई, दूसरी अगर उनने उनसे कोई क्रिमिनल केस हो गया, मतलब क्रिमिनल कुछ गलती कर दी उन्होंने, तो उन पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकते हैं। ये पावर प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों के लिए है इन आर्टिकल 361। तो नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स व्हाटसोएवर शैल बी इंस्टीट्यूटेड एंड कॉन्स्टिट्यूटेड। चाहे कितना भी बड़ा गुनाह की हो, आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकते प्रेसिडेंट और गवर्नर पर। नो प्रोसेस फॉर द अरेस्ट और इम्प्रिजमेंट। आप ना तो उनको अरेस्ट कर सकते हैं ना ही जेल में डाल सकते हैं गवर्नर और प्रेसिडेंट को, जब तक वो अपने ऑफिस में हैं तब। और जब तक प्रेसिडेंट और ऑफिस में ना जेल में डाल सकते हैं, ना अरेस्ट कर सकते हैं, ना क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं, और सिविल प्रोसीडिंग्स भी नहीं कर सकते। अगर सिविल प्रोसीडिंग्स करनी है तो 2 महीने पहले उनको नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद ही उन पर सिविल प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर में आगे बात करते हैं। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ All the executive action of the government of India are formally taken in the name of president। जितने भी सरकार काम करती है वो किसके नाम पे करती है? प्रेसिडेंट के नाम पे करती है। आर्टिकल 74 क्या बोलता है? जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को वो बाइंडिंग होती है। ऑल ऑफिसर्स एंजॉय ऑफिस ड्यूरिंग हर प्लेजर। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 310
कि जो भी ऑफिसर्स रहते हैं, सारे ऑफिसर्स, वो किसके प्लेजर पे होते हैं? प्रेसिडेंट के। द मिनिस्टर शाल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। मिनिस्टर्स, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, वो भी प्रेसिडेंट के प्लेजर पे ही, मतलब इसके लिए वोटिंग नहीं होती है, प्रेसिडेंट चाहे तो उनको निकाल सकते हैं ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। She make rules for the transaction of the business of the union government and for the allocation of the business among ministry। जो भी मिनिस्टर्स हैं, उनको उनकी मिनिस्ट्री में क्या रूल्स होने चाहिए, क्या बिजनेस, उनको क्या काम देना चाहिए, ये सब प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं, एलोकेट करते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75, प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। याद रखना कि प्राइम मिनिस्टर कभी भी इलेक्ट नहीं होते हैं, उनको अपॉइंट किया जाता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। एंड द अदर मिनिस्टर्स ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। और फिर प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को कि इनको मिनिस्टर्स बना दो। तो पहले तो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं किसको? मिनिस्टर्स को। शी अपॉइंट द अटॉर्नी जनरल, CAG, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ UPSC एंड फाइनेंस कमीशन, गवर्नर ऑफ स्टेट एक्सेट्रा। इन सबको कौन अपॉइंट करता है? ये सारे लोग प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं। She laid down the reports submitted by constitutional bodies as well as सब स्टैचुटरी बॉडी। जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, और स्टैचुटरी बॉडी जो लॉ के द्वारा बनाई गई हैं, वो सारे के सारे रिपोर्ट अपनी किसको सबमिट करते हैं? प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं। फिर प्रेसिडेंट उसको टेबल करते हैं पार्लियामेंट में। शी अपॉइंट अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट इनटू द कंडीशन ऑफ SC ST एंड OBC। अगर SC ST और OBC की कंडीशंस को कुछ जांच करना है तो उसके लिए कमीशन बनानी है, तो उनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। और अगर इंटर स्टेट, अगर सेंट्रल और स्टेट का कोई मतभेद हो जाता है, कोई तो इंटर स्टेट काउंसिल अपॉइंट की जाती है। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। शी डायरेक्टली एडमिनिस्टर द UT थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय हिम। जो भी यूटीज़ में, यूनियन टेरिटरीज़ में एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, जैसे गवर्नर होते हैं, वैसे स्टेट्स में, वैसे यूनियन टेरिटरीज़ में कौन होते हैं? एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। उनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। और अगर किसी एरिया, पूरे इंडिया में अगर किसी एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करना है तो कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। शी कैन डिक्लेयर एनी एरिया एज शेड्यूल एरिया एंड हैज़ पावर विथ रिस्पेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरियाज। एग्जीक्यूटिव पावर्स अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 78, प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करते हैं। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू कम्युनिकेट ऑल द डिसीजंस टू द काउंसिल मिनिस्टर ने जो भी डिसीजन लिए हैं वो प्रेसिडेंट को जाके बताएं। दूसरा कि अगर प्रेसिडेंट चाहें तो अपनी मर्ज़ी से भी उनसे कोई भी डिसीजन पे बात चल रही तो वो बोल सकते कि मुझे बताओ, तो वो उन्हें बताना पड़ेगा। और अगर किसी एक मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट के पास आके कोई चीज़ कही, इस पे साइन कर दो, तो प्रेसिडेंट उनसे पूछ सकते हैं क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बाकी लोगों को पता है? अगर इफ़ ही से नो, देन प्रेसिडेंट उस पे साइन नहीं कर सकते। देन ही कैन आस्क हिम टू गेट, ताकि सबसे पूछ कर आओ, कि सबसे परमिशन लेके आओ, क्या वो रेडी हैं इस चीज़ के लिए। 2012 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द प्रेसिडेंट शाल मेक रूल्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, येस, एंड फॉर द एलोकेशन among मिनिस्टर ऑफ दिस दैट बिजनेस, येस। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शाल बी एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर, नो, इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इट विल बी A, 1 only. Financial power. Money bill can be introduced in the parliament only with the prior recommendation. अगर मनी बिल इंट्रोड्यूस करना है तो पहले प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी होगी, उसके बाद पार्लियामेंट में मनी बिल इंट्रोड्यूस होगा। और अगर कंटिजेंसी फंड से कोई भी पैसा निकालना है तो प्रेसिडेंट परमिशन देते हैं। और फाइनेंस कमीशन को हर 5 साल में बनाया जाता है। कौन बनाता है? प्रेसिडेंट। मिलिट्री पावर, शी इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। जुडिशियल पावर, शी अपॉइंट द चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस जो होते हैं और जजेस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, एज वेल एज द हाई कोर्ट के भी जजेस को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं।
क्लेमेंसी पावर, आर्टिकल 72। क्लेमेंसी पावर मतलब मर्सी पावर्स की क्षमा देने की पावर आर्टिकल 72 में है प्रेसिडेंट के पास। पार्डन कर सकते हैं, 5 तरह की मर्सी पावर्स है। पार्डन पावर, कम्यूटेशन, रिमिशन, रेस्पाइट, रिप्राइव। पार्डन कि पूरा का पूरा कि यू आर फ्री टू गो, कि आपको पूरी माफ़ी मिल गई है, तो उसको बोलते हैं पार्डन। कम्यूटेशन, चेंजिंग द कैरेक्टर ऑफ पनिशमेंट, कि किसी को फांसी की सजा है तो उसको उम्र कैद की सज़ा कर दी, कि मतलब कैरेक्टर ही चेंज कर दिया, चेंजिंग द कैरेक्टर ऑफ पनिशमेंट। रेमिशन, रिड्यूस पीरियड ऑफ टाइम विदाउट चेंजिंग कैरेक्टर, कि आपको जेल में रहना है तो वो तो रहेगा सेम, बट आपका टाइम ड्यूरेशन कम कर सकते हैं। जैसे कि किसी को लाइफ इम्प्रिजमेंट की सज़ा है तो 14 ईयर्स का कर दिया, किसी को 10 साल के तो 5 साल कर दिया, ऐसे इसको रिड्यूस कर दिया टाइम पीरियड को। रेस्पाइट, अवॉइडिंग अ लेसर सेंटेंस ऑन अकाउंट ऑफ स्पेशल फैक्ट, अगर किसी की हेल्थ ग्राउंड पे या कोई स्पेशल कंडीशन है तो उस पर रेस्पाइट किया जाता है। रिप्राइव, टेम्पररी स्टे ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस पेंडिंग कंप्लीशन ऑफ क्लेमेंसी प्रोसीडिंग, अगर किसी को एग्जीक्यूट करना है मतलब फांसी की सज़ा देनी है तो उस पर प्रेसिडेंट टेम्परेरी स्टे लगा सकते हैं। कितने टाइम के लिए अब ये डिफाइन है, 1 साल के लिए भी लगा सकते हैं, 10 साल की, कुछ बोला ही नहीं, टेम्परेरी स्टे लगा दिया और फिर उन्हें अपना फैसला ही नहीं सुनाया तो ये टेम्परेरी स्टे लग गया। अपेक्स कोर्ट ऑन क्लेमेंसी पावर, सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है क्लेमेंसी पावर पे, कि जो भी प्रेसिडेंट डिसीजन लेंगे इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, कि डिसीजन प्रेसिडेंट की जो मर्सी पावर्स है वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर आती हैं। पेटिशनर कैन नॉट इंसिस्ट ऑन ओरल हियरिंग, कि जो भी मर्सी पिटीशन होती है वो लिखित में दी जाती है, रिटर्न दी जाती है, बट अगर आप इंसिस्ट करें कि ओरल हियरिंग हो जाए तो ऐसा नहीं होगा। क्लेमेंसी पावर आर इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट की जो क्लेमेंसी पावर है वो अगेंस्ट में है जुडिशरी के, नहीं, वो ओवरटर्न नहीं करना चाहते कोर्ट के जजमेंट को, बस दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, दे आर नॉट, उनका इंटेंशन ओवरटर्न करने का नहीं है, इसलिए बोला है इंडिपेंडेंट है। क्लेमेंसी हैज़ टू बी एक्सरसाइज ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलेंगे उसी के एडवाइस पे होगा, ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती है प्रेसिडेंट की। शत्रुघ्न चौहान केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था 2014 में, अनड्यू डिले एंड इनसैनिटी ऑफ कन्विक्ट आर पॉसिबल ग्राउंड टू जस्टिफाई कम्यूटेशन, कि अगर आपने किसी ने आज पिटीशन दिया और आपने उसको 10 साल बाद रिप्लाई किया तो ये तो एक तरह का डिले हो गया ना, तो जस्टिस डिले इज़ ऑल्सो जस्टिस डिनाइड, और उसके बाद 10 साल बाद आप उसको बोले कि हाँ इतनी सज़ा दे दो तो उसको तो डबल सज़ा मिल गई, कि 10 साल उसने इंतज़ार में उसको सज़ा मिल गई और फिर आपने फिर उसको सज़ा सुना दी। नो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ऑफ डेथ थ्रू कन्विक्ट, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मतलब अकेला, कि अगर किसी को फांसी की सजा है तो उसको अकेले मत छोड़ो, क्योंकि एक मेंटल टॉर्चर और ट्रॉमा होता है कि वो उसको कैसा लग रहा होगा, तो रेगुलर मेंटल हेल्थ होना चाहिए उसकी, और मिनिमम 14 डेज़ का गैप होना चाहिए, कि अगर आज किसी को एग्जीक्यूट करने का फैसला सुना है तो ये नहीं कि आज सुना है आज ही उसको एग्जीक्यूट कर दो, नहीं, 14 डेज़ का मिनिमम गैप होना चाहिए। एग्जीक्यूटेड कन्विक्ट टू एस्टेब्लिश कॉज ऑफ डेथ, ताकि हमें पता चले कि उसकी एक डिसेंट तरीके से मौत हुई है, इंस्टेंट मौत हुई है कि नहीं। अब लेजिस्लेटिव पावर्स की बात करते हैं। शी कैन समन और प्रोरोग द पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा, मतलब कि समन मतलब कि बुला सकते हैं, और प्रोरोग मतलब कि सेशन को एंड करना। समन मतलब कि सेशन को बुलाना, प्रोरोग मतलब सेशन को ख़त्म करना, और डिसॉल्व मतलब कि गेट रेडी फॉर न्यू इलेक्शंस, कि मतलब किसी के पास भी मेजॉरिटी नहीं थी तो डिसॉल्व कर दिया लोकसभा को। ये सब पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। राइट टू एड्रेस, दो तरह के एड्रेस करते हैं प्रेसिडेंट, एक ऑप्शनल एक मैंडेटरी, कि किसी भी हाउस में ईदर हाउस या बोथ दी हाउस को असेंबल करके एक ऑप्शनल, की जब कुछ इन्फॉर्मेशन दे, कुछ भी अगर इम्पॉर्टेंट हुआ तो ऑप्शनल है कि प्रेसिडेंट बुला सकते हैं। दूसरा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 86 ऑप्शनल है, और आर्टिकल 87 के अकॉर्डिंग क्या है? मैंडेटरी है, कि बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड असेंबल टुगेदर एट दी, जब भी नई लोकसभा आएगी तो प्रेसिडेंट एड्रेस देंगे, और हर साल बजट सेशन में एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन क्या होता है? बजट सेशन ऑफ ईच ईयर, क्या करेंगे? प्रेसिडेंट एड्रेस करेंगे हाउस को, मतलब कि कुछ स्पीच देंगे।
लेजिस्लेटिव पावर्स और क्या है? राइट टू सेंड मैसेजेस टू द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को मैसेज सेंड कर सकते हैं। आर्टिकल 80 बोलता है कि शी नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। नॉमिनेशन अभी लोकसभा से एंड कर दिया है, बट राज्यसभा में अभी भी है कि 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकते हैं। ऑन विच ग्राउंड? स्पेशल नॉलेज ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस। लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस के बेसिस पे अगर किसी को स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है तो प्रेसिडेंट 12 ऐसे मेंबर्स को हर मतलब राज्यसभा को नॉमिनेट करते हैं। आर्टिकल 103 शी डिसाइड ऑन क्वेश्चन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो अगर किसी मेंबर को पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई करना है तो ये प्रेसिडेंट करेंगे किसकी एडवाइस पे? ऑन द एडवाइस किसकी ओपिनियन से? ये ओपिनियन लेना इनको ज़रूरी है किससे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। और ये इलेक्शन कमीशन जो भी ओपिनियन देंगे वो उन पे बाइंडिंग होगी। हर प्रायर रिकमेंडेशन और परमिशन इज नीडेड टू इंट्रोड्यूस सर्टेन टाइप ऑफ बिल इन द पार्लियामेंट। कौन से बिल में प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होती है प्रेसिडेंट की? मनी बिल में। या आर्टिकल 3 कि अगर किसी स्टेट की बाउंड्री नेम अल्टर करनी है, चेंज करनी है तो उसमें भी। शी कैन ऑल्सो समन अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउस। ऑर्डिनेंस कौन प्रमलगेट करता है? प्रेसिडेंट। जब सेशन में पार्लियामेंट ना हो, कि सेशन नहीं चल रहा है पार्लियामेंट का और किसी कानून की ज़रूरत है तो ऑर्डिनेंस ये करते हैं, ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट ला सकते हैं। बट इट शैल बी लेड बिफोर द बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। जब पार्लियामेंट सेशन में आए तो उसको दोनों हाउस में टेबल करना पड़ेगा, और अगर 6 वीक के अंदर नहीं किया तो वो ऑर्डिनेंस ख़त्म हो जाएगा। तो मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन क्या हो सकता है किसी भी ऑर्डिनेंस का? क्योंकि देखो 6 मंथ्स प्लस 6 वीक्स, कि 6 मंथ्स कैसे कि 6 महीने से ज़्यादा किसी भी सेशन, 2 सेशन के बीच में गैप नहीं हो सकता। तो 6 मंथ्स मैक्सिमम एंड प्लस 6 वीक। कृष्णा कुमार सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ऑर्डिनेंस प्रमलगेशन इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। जो भी ऑर्डिनेंस आएगा वो जुडिशियल रिव्यू के लिए अवेलेबल है, और इट इज़ मैंडेटरी, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि गवर्नमेंट की जो भी ऑर्डिनेंस आया उसको गवर्नमेंट को ले डाउन करना है किसके पास? पार्लियामेंट में, लेजिस्लेचर के पास। रीप्रमलगेशन इज़ नॉट अलाउड, कि दो सेशन के बीच का जो गैप होता है उसमें ऑर्डिनेंस आता है कि आपने तब ऑर्डिनेंस ले आए और जब पार्लियामेंट का सेशन आया तो आपने उसको टेबल नहीं किया तो वो लैप्स कर गया, और फिर से जब सेशन एंड हो गया तो फिर से आप वही ऑर्डिनेंस ले आए। तो ये नहीं हो सकता, रीप्रमलगेशन इज़ नॉट अलाउड। बट हाँ, कि अगर पार्लियामेंट में टेबल किया और पार्लियामेंट के पास टाइम कम है तो उस पर डिस्कशन नहीं हो पाया तो ये हो सकता है। ऑल एक्शंस टेकन अंडर द नेम ऑफ ऑर्डिनेंस शुड बी टेकन बैक एज फार एज पॉसिबल। जो भी ऑर्डिनेंस के नाम पे एक्शंस लिए गए हैं, अगर पार्लियामेंट ने उसको अप्रूव नहीं किया उस ऑर्डिनेंस को, तो वो सारे एक्शंस उनको वापस ले लिया जाए एज फार एज पॉसिबल। 4 तरह की वीटो पावर्स होती है: एब्सोल्यूट वीटो, क्वालिफाइड वीटो, सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट वीटो। लेकिन इंडिया में सिर्फ 3 ही वीटो है: एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो एंड पॉकेट वीटो प्रेसिडेंट के पास। एब्सोल्यूट वीटो की मनाही कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, विथ होल्डिंग ऑफ असेंट टू द बिल, मनाही कर दिया, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो। सस्पेंसिव वीटो की एक बार बिल को पास वापस भेज दिया पार्लियामेंट, लेकिन पार्लियामेंट उसको जब दोबारा पास करके प्रेसिडेंट के पास भेजेगी तो वो सिंपल मेजॉरिटी से करेंगी, इसको बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो। ये इंडिया में है। क्वालिफाइड वीटो सस्पेंसिव वीटो की जैसा है, लेकिन ये यूएसए में है कि अगर प्रेसिडेंट ने वापस भेजा बिल को तो पार्लियामेंट जब सेंड करेगी तो उसको वो हायर मेजॉरिटी से करेगी, 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। लेकिन इंडिया में क्या होगा? मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ऑर्डिनरी मेजॉरिटी से करेगी, सिंपल मेजॉरिटी से। पॉकेट वीटो, टेकिंग नो एक्शन ऑन द बिल, ना ही तो मना किया और ना ही हाँ बोला, तो टेकिंग नो एक्शन ऑन द बिल, ये बोलता है पॉकेट वीटो। अब बात करेंगे कि डिस्क्रिशनरी पावर क्या होती है इंडियन प्रेसिडेंट की। अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर व्हेन नो पार्टी हैज़ अ क्लियर मेजॉरिटी इन द लोकसभा। जब भी लोकसभा में किसी भी पार्टी की मेजॉरिटी नहीं होगी, हंग पार्लियामेंट हो जाएगा, तब प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट क्या करेंगे? प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे अपनी मर्जी से। फिर उसके बाद वो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में अपना कॉन्फिडेंस मोशन प्रूव करेंगे, लेकिन
अभी के लिए प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर हो गई कि पार्लियामेंट में कोई भी मेजॉरिटी पार्टी नहीं है तो प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देंगे प्राइम मिनिस्टर को, डिसमिस कर देंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, ये भी प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर है। रिटर्निंग ऑन एडवाइस अंडर आर्टिकल 74, सीकिंग इन्फॉर्मेशन अंडर आर्टिकल 78, कि कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए है तो प्रेसिडेंट डिस्क्रिशनरी पावर है प्रेसिडेंट की, अगर चाहते हैं तो मांग सकते हैं प्राइम मिनिस्टर से, ना प्राइम मिनिस्टर तो करेंगे ही। और सस्पेंसिव एंड वीटो पावर ये प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर है। एब्सोल्यूट वीटो ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मर्जी से होती है कि रिजेक्ट कर दो, लेकिन जो सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो होती है वो प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर होती है। प्लेजर डॉक्ट्राइन, कि प्रेसिडेंट किसी को रिमूव कर सकते हैं, जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये सब भी डिस्क्रिशनरी पावर होती है किसकी, इंडियन प्रेसिडेंट की। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।